किसी के चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, वीडियो ऑन कर दो। यस, यहाँ पर ना कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में बात नहीं करी गई है, सिर्फ ऐसा बोला है कि जो चीज ट्रांसफर हो सकती है उसका मीनिंग क्या, तो उसका मीनिंग है नेगोशिएबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तब पहला समझ में आएगा। डैश मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच सम लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, नेगोशिएबल बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, कि ऑल ऑफ द अबव? Negotiable Instrument. 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 Dash means a written document by which some legal rights are created in the favor of some person. ये negotiable instrument नहीं है, ये सिर्फ instrument की definition है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है। और जब आप इन दोनों डेफिनेशन को मर्ज करके एक डेफिनेशन बनाओगे तब हम बोल सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, पैम्पलेट में पहले ही पेज पर ये दिया हुआ है, पढ़ लेना। आगे चलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मींस व्हाट? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स और, अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल टू डैश बेरर, ऑर्डर, either bearer or order, or neither bearer or order. Order. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रॉमिसरी नोट, Either to bearer or order. क्या हम खाली बेरर को देते हैं कि उसके अंदर हमने किसी को ऑर्डर किया कि जाके इसको भी दे दे तो उसको भी मिल जाएगा अगर उसका नाम एंड साइन है तो? C. मानव, B. ખાલી ઓર્ડર ને મળે, બેરર ને ના મળે? હમણાં ખાલી ઓપન ચેક હોય જેમાં સાઇન ના કરી હોય, ચેક તારો પડી જાય તો કોઈ કેશ વિથડ્રો ના કરી લે? માનવ બની સર સી, સર એ બેરર ઓર ઓર્ડર છે કે સી છે આઈધર ટુ? C આવશે સર, either to bearer. यस, बिकॉज़ ओके, हाँ तो सी આવશે સર। इंस्ट्रूमेंट्स, सुनो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिसके हाथ में होता है उसको तो मिलता है, प्लस उस पर अगर किसी का नाम लिखा हुआ है कि मुझे नहीं ये ऑर्डर को दे दो, मेरे ऑर्डर को दे दो, तो ऑर्डर को भी मिलता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आना चाहिए बेटा आइदर टू बेरर और ऑर्डर। क्या आना चाहिए यहाँ पर आंसर? आइदर बेरर और ऑर्डर। और चेक पे भी ये चीज लिखी होती है, आप अपने घर पे चेकबुक निकाल के देखना एक बार, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर एंड बेरर दोनों है। चलो आगे। A negotiable instrument is freely transferable by delivery if it is dash instrument. Freely transfer, फ्री, कोई इसमें कंडीशन नहीं, आराम से एक जगह से दूसरे जगह पर वो मूव हो सकता है। Bearer. आंसर इज बेरर, आंसर इज बेरर, मतलब जिसके हाथ में आया वो उसका ओनर, जिसके हाथ में आया वो उसका ओनर, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई कंडीशन उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, the transferee of a negotiable instrument. Who is a transferee of negotiable instrument? The one who transfers the instrument, on the name it is transferred, one who encashes it, के none of the above? ट्रांसफरी कौन है? ट्रांसफरी whose name it is transferred. B. तब जिसके नाम पर ट्रांसफर, नाम पर ट्रांसफर हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। ठीक है, पैसा लेने जो जाता है वो नहीं, जिसके नाम पर हमने ट्रांसफर किया है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। ऐसा देखने जाए तो मैंने रुत्वी को चेक लिखा था लेकिन मानव ने वो चोरी कर लिया, तो मानव ट्रांसफरी नहीं है, नाम किसका था? रुत्वी का था, तो रुत्वी ट्रांसफरी है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है सब? अभी तक सब समझ में आया? ओके, नंबरिंग को इग्नोर करना, शायद 5 के बाद नंबर 7 आ जाएगा, क्योंकि 6th वाला जहां से मैंने ये कॉपी किया है, जहां से मैंने ये बनाया है, उसके अंदर, वो बुक के अंदर सेक्शंस वाले क्वेश्चन भी थे जो आपको पूछते नहीं है, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सीधा 9 आ गया। देखो, when an instrument has been lost, अगर इंस्ट्रूमेंट कोई खो जाता है तो क्या प्रिजम्पशन रहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर? देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशंस। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खो जाता है तो क्या एक्ट ऐसा मानता है कि वो एक्सपायर था, वो ड्यूली स्टैम्प था, वो चोरी हुआ था या मिसप्लेस था? क्या आएगा? व्हाट इज द Displace. Duly stamped. अगर आपने मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला आखिरी लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसके अंदर ये क्लियरली बताया कि देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशंस जो एक्ट मान के चलती है कि इसके अंदर सब बराबर होगा। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा चेक खो गया
और एक्ट ने ऐसा मान लिया कि वो एक्सपायर्ड है, तो फिर एक्शन ही कोई नहीं होगा। अगर एक्ट ऐसा मान के चलता कि किसी का चेक खो गया मतलब स्टोलन हो गया, तो फिर स्टोलन हो गया तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, बराबर है। एक्सपायर्ड हो गया तो फिर आगे कोई कोर्ट करेगा ही नहीं कुछ। मतलब यहां पर यह है कि एक्ट मानता है कि वो चेक बराबर था, इसीलिए उस पर एक्शन लिया जाएगा, स्टॉप पेमेंट किया जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि एक्ट मान के चलता है कि कोई भी चीज जब खो जाती है मान लिया जाता है कि वो बराबर ही होती है, इसीलिए ड्यूली स्टैम्प्ड। आंसर क्या आएगा? ड्यूली स्टैम्प। आया समझ में? आगे बढ़ू? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अगर सही से सॉल्व कर लोगे ना तो फटाफट आप एग्जाम में आंसर दे पाओगे। मैं बोल रहा हूँ गूगल पे नहीं मिलेंगे आंसर्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस इज प्रॉपर as to consider to be written in negotiable instruments। अच्छा, जब भी हम negotiable instrument लिखते हैं कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? I promise to pay B 500 rupees। पहला क्या है? I promise to pay B 500 rupees। B में लिखा है Mr. B, I owe you 1000 rupees। C में लिखा है I am liable to pay you rupees 1000 and D में लिखा है none of the above। सर सी, I am liable। I am liable to pay, मैंने सिद्धांत को बोला I am liable to pay, मैं तुझे देने के लिए लायबल हूं, मेरा तेरे पे कर्ज है। और मैंने प्रॉमिस कहाँ किया है सिद्धांत? मैंने प्रॉमिस कहाँ किया है? मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ खाली। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा, मैं लॉकडाउन के बाद भी बोलूंगा, मैं बोलता ही रहूंगा I am liable। हाँ सर, I promise सर। आई प्रॉमिस है ना। अब्बास सर ने थोड़ी उसका नाम लिखा है। आई कौन है यहाँ पर? आई तो समझ में ही नहीं आया मुझे, आई कौन है? मैं आई थोड़ी ना हूँ, मैं तो अब्बास सर हूँ। बी, हाँ बी आएगा, अब लगता है बी आएगा। बी में क्या लिखा है? मिस्टर बी, आई ओ यू 1000। अगेन मेरी लायबिलिटी है 1000 की, तो क्या None of the above। નન ઓફ ધી અબોવ આન્સર આएगा છોકરાઓ, નન ઓફ ધી અબોવ આન્સર આવશે। એનું કારણ એવું છે કે સ્ટેટમેન્ટ કેવું હોવું જોઈએ? I અબ્બાસ સર promise to pay you સિદ્ધાંત rupees 500 rupees। सर्टन पार्टीज वाला एक कैरेक्टरिस्टिक था कि पार्टी सर्टन होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, और यही मैंने ऑफलाइन में भी समझाया था। बराबर है? किसके घर में पंखा चल रहा है? हाँ बस, ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। दिशा खबर पड़े छे? सुभानपुरा थी, हाँ ओके चलो 11th હવે તમે આન્સર આપજો દિશાનો। Dash is an instrument in writing containing unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money only to or order of a certain person or to the bearer of instrument। સર એટલો મોટો ક્વેશ્ચન સર, આના ઓપ્શન આટલા નાના છે, કાશ ઊંધું હતું, ક્વેશ્ચન નાનો હોવો જોઈતો હતો। ઓપ્શન પછી તો આમે ગૂગલ કરવાના છે। આટલું બધું વાંચશે કોણ? સૌથી તકલીફ પહેલે ઊભી થાય છે કે સર અહીંયા ચોથી લાઈન પર આવીએ છે ને તો પહેલી લાઈન ભૂલી જઈએ સર। શું લાગે છે દિશા? मेकर कौन बनाता है? मेकर कौन है? ऐसा कौन कुछ बनाता है जिसको हम मेकर बोलते हैं? सर प्रॉमिसरी नोट आवता। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? मीरा। मीरा, शाबाश। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट जो लिखता है उसको मेकर बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो लिखता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। चेक भी जो ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। तो मेकर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसरी नोट में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको नरेंद्र मोदी जी को याद कर लेना है। नरेंद्र मोदी जी कौन है? पीएम है, मतलब प्रॉमिसरी नोट मेकर। प्रॉमिसरी नोट मेकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रॉमिसरी नोट मेकर। जीत खबर पड़ी? पाकू, ओके। सो आंसर इज प्रॉमिसरी नोट। आंसर इज प्रॉमिसरी नोट। और जिसने मुझे चैट बॉक्स में पूछा है कि सर इसके वीडियो लेक्चर्स मतलब अपलोड होंगे, यस मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। 12th, चलो। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। ऑर्डर है यहाँ प्रॉमिस नहीं है, यहाँ ऑर्डर है। डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन, हम किसी को डायरेक्ट करते हैं चल पेमेंट कर, प्रॉमिसरी नोट में मैं पेमेंट कर दूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ ऑर्डर करते हैं, क्या आएगा मानव? बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
आंसर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. यस, द आंसर इज करेक्ट. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर टेक्निकली देखने जाए तो यहाँ मेकर नहीं होना चाहिए, यहाँ ड्रॉअर होना चाहिए सबसे पहले, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ मेकर लिखा हुआ है, क्योंकि पता था ड्रॉअर में तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बोलने वाले हो, इसीलिए यहाँ पर मेकर लिखा हुआ है. यहाँ पे अपने को क्या चेक करना था? ऑर्डर चेक करना था. ऑर्डर हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है. बोलो आया समझ में इतना? अभी बहुत आगे जाना है. बोलो समझ में आया? Yes, yes. हाँ चलो. द नंबर ऑफ पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर हाउ मेनी? 3. 3. वेरी गुड. चलो बहुत बढ़िया. नंबर ऑफ पार्टीज आर 3. क्या कोई नाम बता सकता है? Maker, drawer, Payer, drawing. pay. Drawer, drawing, pay. 5 हो गए. 5 हो गए. हम्म. तुमने बोला मिला के 5 हो गए. 3 ही Drawer, है. drawing, pay. ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई. Pay. ओके चलेगा. अब ड्रॉवर लिखता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है, किसी पर लिखता ड्रॉवर है. ड्रॉई पे. सुनो, किसी पर लिखता है तो वो जिस पर लिखता है ना, वो ड्रॉई है और एक्सेप्टर भी है. क्या है? ड्रॉई भी है और एक्सेप्टर भी है. और जिसको पैसा मिलने वाला है उसको पेई बोलते हैं, क्योंकि जो पैसा देता है वो पेयर, जो पैसा लेता है वो पेई. तो 3 पार्टीज हो गई. ओके चलो नेक्स्ट. द नंबर ऑफ पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट इज हाउ मेनी? 2. आंसर इज 2. जनरली 2. देखो यहाँ पे जनरल बात करी गई है, 2 पार्टी होती है, लेकिन अगर एंडोर्समेंट होता है तो फिर 3 हो सकता है, लेकिन इन जनरल, मैं क्लियरली बोल रहा हूं यहाँ पर, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल बात करी गई है. प्रॉमिसरी नोट एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को प्रॉमिस करता है, इसलिए जनरली 2 पार्टीज मानी गई है. चलो अब बताओ, द पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर हाउ मेनी? कि यहाँ से कौन सा? ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, बैंकर, ड्रॉई, पेई, बैंकर, एक्सेप्टर, पेई एंड बैंकर, ड्रॉअर, पेई. A. वेरी गुड. A. अभी अभी हमने बात करी. अच्छा, यहाँ पे ड्रॉअर नहीं होना चाहिए, Drawer होना चाहिए. यहाँ पे ड्रॉवर होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे ना वो रेड कलर का भी आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉवर होना चाहिए. ड्रॉअर, एक्सेप्टर एंड पे, मतलब जो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा है और जिसको पैसा मिलने वाला है. अभी अभी हमारी बात हुई. बैंकर, ड्रॉई, पे ही नहीं आएगा. बैंकर, एक्सेप्टर, पे ही नहीं आएगा. बैंकर जनरली वर्ड यूज नहीं होता है, ये 3 नाम यूज होते हैं. नेक्स्ट 19th. डैश कैन नॉट बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. Promissory note. Dash cannot be a bearer instrument. Promissory note. Why checks? Checks नहीं हो सकता. फिर वो तो bearer instrument है ना, पर account पे ही लिखा हो तो bearer नहीं होगा. Yes. Dash cannot be a bearer instrument. तो चेक अगर खाली छोड़ा जाए तो वो bearer बन सकता है. अब बाकी रहा promissory note and bills of exchange. Always remember, प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि जिस पर नाम है ना, जिसका नाम है ना प्रॉमिसरी नोट पे, उसको ही पैसा मिलता है. किसी भी रैंडम इंसान अगर प्रॉमिसरी नोट को चुरा लेगा और उसको मिल जाएगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं है. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल है अगर एंडोर्समेंट हुआ, प्रॉमिसरी नोट के अंदर नहीं. तो एक फीचर याद रखना, प्रॉमिसरी नोट कभी भी अगर आपकी गिर जाती है और किसी के हाथ में लग जाती है तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इट कैन नॉट बी, नेवर एवर इट कैन बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. नेवर एवर, इट इज नॉट पॉसिबल. याद रहेगा, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. एक्सेप्टेंस इन इज डैश इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. जब आप किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज Compulsory. लिखते हो तो क्या सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि चलेगा? Compulsory. कंपलसरी है. कंपलसरी है. सब लोग बोलेंगे, सिर्फ 2 और 3 लोग जवाब नहीं देंगे बेटा, प्लीज सब बोलेंगे, सारे लोग आंसर देंगे. आपके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनाए हैं आपके लिए. चलो 22. ड्रॉअर इज बोथ डेटर टू वन एंड क्रेडिटर टू वन इन केस ऑफ डैश. एक इंसान. Bills of exchange. बिल ऑफ क्यों? एक्सचेंज. आपने कैसे Bills of आपने कैसे exchange. लिखा? ये कैसे लिखा आपने? कैसे जवाब कैसे दिया? 3 parties. 3 पार्टीज. सर आपने जो लिख रहा है उसको एक के पास से लेना है और एक को देना है, तो एक के लिए वो डेटर और एक के लिए वो क्रेडिटर. आंसर क्या आएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आंसर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. लायबिलिटी ऑफ अ मेकर
इज डैश इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो इंसान बना रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, पहले बोलना मत, पहले सुनना, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं सिद्धांत को या मानव को या यहाँ पर जो भी है उसको, कि चल मैं ऑर्डर करता हूं कि तू फलाना फलाना पार्टी को पेमेंट कर दे, तो यहाँ प्राइमरी लायबिलिटी किसकी आई? जिसको मैं लिख रहा हूं। लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो वो जो मांग रहा है वो किसके पास आएगा? वो मेरे पास आएगा। तो मेरी कैसी हुई लायबिलिटी? सेकेंडरी। सेकेंडरी Secondary. हुई, मेरी लायबिलिटी सेकेंडरी हुई, बराबर है। चलो ये भी बराबर है। सर 2 पार्टी होगी तो प्राइमरी होगी ना। बट वी आर एक्सेप्टिंग दैट इन जनरल देयर आर हाउ मेनी पार्टीज? સર પ્રાઇમરી બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જમાં 3 પાર્ટી હોય. હા, આવું માનીને આપણે ચાલવાનું. सॉरी सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज तो सेकंड सर, लेकिन हाँ. आपने मेकर लिखा सिद्धांत आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. सर नेटवर्क इशू। आप चैट बॉक्स में लिख दो आपका क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे आपका डाउट. भाई आगे क्यों नहीं जा रहा? हाँ चलो. टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट, अकाउंट्स का क्वेश्चन आया. जब हम कोई मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं, जब हमको उस डेट तक पहुंचना होता है कि अब मुझे पैसा मिलेगा, ये उसने वादा किया इस डेट का, तो टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द ड्रॉइंग डेट, जिस डेट पे वो इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है, ड्रॉइंग डेट, उसको हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं कि नन ऑफ द अबव? Include. इंक्लूड। Include. consider, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में लिखा है Consider. कि जिस दिन पर वो लिखा जाता है उसके नीचे जब आप नोट पढ़ोगे ना, तो 3 months आफ्टर द डेट लिखा जाता है, आफ्टर द डेट. excluded, इंक्लूड। कभी भी वो दिन नहीं लेना है आपको, वो दिन को छोड़ देना है, वो दिन तो प्रॉमिस की जाती है, उसके बाद वाले दिन से कैलकुलेशन चालू करना होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. एक्सक्लूडेड आंसर है, प्लीज रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, क्योंकि हम लिखते हैं ऐसा 3 months आफ्टर द डेट, मतलब आफ्टर द डेट, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद में है तो आज का मैंने छोड़ा, आज का डेट मैंने लीव किया, एक्सक्लूड किया, बराबर है. चलो आगे. इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ऑन डिमांड, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड नहीं है, ऑन डिमांड मतलब कभी भी जाके प्रेजेंट किया जा सकता है, ऑन डिमांड है. जनरली ऐसा नहीं होता इंस्ट्रूमेंट, जनरली वो डेट लिखी होती है, ठीक है. डैश डेज ऑफ ग्रेस इज ग्रांटेड, आपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा हुआ है. 3 days. 3 days. 3 days, ओके. 3 एक्स्ट्रा दिन दिए जाते सर हैं. એમને કોઈ બીજી ગ્રેસ હોતી જ નહીં ને. 3 days नहीं હોય खाली ग्रेस. હા એની Bills જગ્યાએ of કોઈ બીજી exchange. બીજા ડેઝની કોઈ ગ્રેસ. ના હોય, ખાલી 3 દિવસની ગ્રેસ, બીજે કશી ગ્રેસ ના મળે. નેક્સ્ટ 28, when the check is crossed with 2 parallel lines and with the word and company etc, this crossing is known as dash crossing. दो Special. लाइन लगाई, General दो लाइन crossing. सुनो, पहले सबर करो, पहले दो General लाइन, crossing. पहले क्वेश्चन सुन लो. चेक पे 2 लाइन करा और बीच में एंड कंपनी डॉट लिख दिया, बस. General. जनरल क्रॉसिंग. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ आओ देखने तो मुझे सबके वीडियो ऑन है कि नहीं, पहले सबके ऑफ है. गजब, कुछ ही लोगों के वीडियो ऑन है. बराबर, हुए वीडियो ऑन हुए धीरे धीरे सबके. चलो आगे बढ़ू. 29th, when the check, यहाँ पे the check होना चाहिए, when the check is crossed with 2 parallel lines and with account pay only. क्या लिखा है चेक में लाइन करके? account pay only. This crossing is known General. as which crossing? जनरल क्रॉसिंग? General बिल्कुल गलत, restrictive बिल्कुल crossing, गलत. रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, उसका नाम है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये चेक किसी और के खाते में ना चला जाए. ये वो वही इंसान के अकाउंट में जाएगा जिसका नाम चेक पर लिखा गया है, उसके अकाउंट में ही जाएगा. ये एंडोर्स भी नहीं हो सकता है. मतलब ओपी रोड से परिधि
अगर मैं आपको ऐसा चेक दे रहा हूं, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, उसका चेक मैंने लिखा, मैंने साइन करा, 50,000 रुपया अमाउंट डाला और आपका नाम लिख दिया परिधि, 2 क्रॉस किया और अकाउंट पे ही कर दिया, अब ये चेक आपका गुम गया। 2 रुपए पर चेक का जो मेरा खर्चा गया, वही 2 रुपया या 1 रुपया जो भी प्रिंटिंग चार्ज है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल टेंशन फ्री। वो चेक का कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने क्रॉस कर दिया है और अकाउंट पे कर दिया है। लेकिन यही चेक आपको हेत को ट्रांसफर करना है, एंडोर्स करना है, फिर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग किया है, अकाउंट पे ओनली लिखा है। बराबर है? चलो आगे, उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आता होगा। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई इज डैश। एक्सेप्टर, मैं ड्रॉवर हूं, मैं जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं, जिसका नाम लिख रहा हूं, वो ड्रॉई है, तो वो क्या है? Acceptor. एक्सेप्टर, यस, वही तो एक्सेप्ट करेगा, तो वो एक्सेप्टर है। चलो आगे, when the loss of check is intimated to the bank, it is advisable to get the check dash। जब आपको पता चल जाता है कि आपका चेक खो गया है, तो आपको बैंक में जाके क्या करना चाहिए? बैंक वाले को क्या करना चाहिए? डिसऑनर कर देना चाहिए ताकि आपको नोटिस आए, कैंसल कर देना चाहिए। भाई चेक कैंसल कैसे होगा? चेक ही गुम गया है। चेक होगा तो उस पे कैंसल लिखेंगे ना, चेक ही नहीं है इधर। स्टॉल्ड, एंड लास्ट इज काउंटर मेंडेड। बताओ क्या है डिसऑनर्ड, बेटा? डिसऑनर का मतलब तो डिसरिस्पेक्ट हुआ। डिसऑनर का मतलब तो तुम्हारी जब गलती होती है ना, तब डिसऑनर होता है। ये तो खो गया है तो तुम्हारी गलती नहीं है। इसको बोलते हैं काउंटर मैंडेड। क्या बोलते हैं? काउंटर मैंडेड। अच्छा, काउंटर मैंडेड से अगर समझ में नहीं आया तो अब समझ में जरूर आ जाएगा। स्टॉप पेमेंट बोलते इसको। क्या સર बोलते हैं? સ્ટોલ્ડ એટલે સ્ટોલ્ડ એટલે ચોરી જ કહેવાય। આ તો ઓપ્શન જ આમ કહેવાય કે ઓપ્શન ખાલી આપવા માટે આપ્યો છે, એનું કોઈ એટલું રિલેવન્સ નથી। મેઇન 3 ઓપ્શન્સ વેર ધેર, डिसऑनर्ड, कैंसल्ड एंड काउंटर मैंडेड। अच्छा, जरा स्टॉल्ड का मीनिंग एक बार गूगल पे चेक कर ले, 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको? गूगल नो दिख रहा नो है? नो नो नो, नहीं दिख रहा है। स्टॉप शेयरिंग કરીને કરો થઈ સર। अच्छा, स्टॉल चेक का मतलब वो नहीं है, चोरी नहीं है, सॉरी, एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड बताऊंगा एक्सपायर्ड क्या है, आएगा आगे, एमसीक्यू आएगा। चलो आगे बढ़ता हूं। When bank has a reason to believe that the title of the presenter is defective, then the check will be dash। સોનર जब बैंक को पता चलता है कि जिसने चेक लिखा है उसका टाइटल क्लियर नहीं है, टाइटल क्लियर नहीं है, उसके बहुत सारा रीजन है। डिसऑनर, डिसऑनर्ड, चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मींस पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू पजेस एंड रिसीव इन हिज नेम। ऐसा कौन है चेक का या इंस्ट्रूमेंट का जिस क्या नाम उसको हम बोलेंगे? वो एंटाइटलमेंट भी है उसको और उसको पैसा भी मिलने वाला है। होल्डर, હોલ્ડર चेक का होल्डर माना जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का होल्डर माना जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, होल्डर, होल्डर, होल्डर। ये होल्डर क्या है? होल्डर वो है जो एंटाइटल्ड है पैसा रिसीव करने को एंड लीगली उसको ही पैसा मिलना चाहिए, उसको होल्डर बोलते हैं। मानव શું થયું? કોઈને કઈ ડાઉટ છે? જાનવી હા, from સર। સુભાનપુરા। મેં નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો વિડિયો નહીં જોયો હજી। બરાબર છે, કાશ તે મને આ પહેલે કહી દીધું હોત। ચલો, મને એટલે કેટલા ખબર છે લોકોએ ખરું જોઈ લીધો થોડું છે ઘણું। વિડિયો ને? કેટલા લોકોનો વિડિયો જોવાનો બાકી છે? જરા મને કહો તો કે સર મારો બાકી જેવું।
અહીંયા ઇન્સ્યોરન્સ નું ચાલુ થઈ ગયું મૂકવાનું, તમે હજુ નેગોશિયેબલ નહીં જોયું યાર. જોઈ નાખો, વિડીયો જોઈ નાખો, ઓનલાઈન જ એક્ઝામ થવાની છે, બરાબર છે? એટલે હવે ટેન્શન ભૂલી જાઓ. હતું જ નહીં ટેન્શન, એ વસ્તુ બી અલગ છે, પણ કઈ નહીં, બરાબર છે? આપણે હવે ઓનલાઈન એક્ઝામ છે તો બેનિફિટ ઉઠાવો, વિડીયો જોઈ લો એકવાર, આ બધું એમસીક્યુ જોઈ લો, ફૂલ સ્કોર કરી લો. ભાઈ ટીવાય બીકોમ નું જયારે રિઝલ્ટ આવશે ને ત્યારે 2 વર્ષ પછી જ્યારે તમારી જોબ લાગશે ત્યારે કોરોના નહીં હોય તો તમે એવો બહાનો નહીં આપી શકો કે અમે ઓનલાઈન એક્ઝામ હતી ને એટલા માટે માર્ક્સ ઓછા આવ્યા. ઉલટું એવું કહેશે કે ગૂગલ આખું તમારી પાસે હતું ને તમારા માર્ક્સ નહીં આવ્યા એવું કહેશે. મેક શ્યોર કે આ થઈ જાય ભાઈ. હા, બરાબર વાંચવાનું ચાલુ કરી દો. ચલો 35. હોલ્ડર ઓફ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ અ પર્સન હુ હોલ્ડ્સ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર ડેશ ફોર અ લોંગર પીરિયડ, before maturity, after maturity or on behalf of the owner. Before maturity. जीत, मैं आपको आज एक चेक लिख रहा हूं 10 लाख रुपए का. 10 लाख रुपए का मैंने जीत आपको एक चेक लिख दिया और वो चेक आपने कहीं रख दिया बुक में. वो ऐसा कैसा लड़की गुलाब देती है तो बुक में ऐसा रख देते हैं बीच में, डायरी वायरी में. हाँ, શું કહે છે જીત? અનમ્યુટ કરને. તમે એવું કરતા હતા? ના ભાઈ ના. તો તસ્નીમ દીદી પછી ચેક કરે ને કશું ના ભાઈ ના ના, ગેમ ના મને કોઈ મારા લાઈફમાં ગુલાબ નહીં મળ્યું. હવે પોઈન્ટ પર આવીએ આપણે, ટોપિક ચેન્જ કરીએ, ટોપિક ચેન્જ કરીએ. જય ના ચાલે, હવે ટોપિક કાઢ્યો છે. આ બધું રેકોર્ડિંગ થાય છે. વાંધો નહીં, મને મોકલી દેજો, હું કટ કરી આપીશ. સાંભળો, હવે મારી વાત સાંભળો. મેં આ 10 લાખ નો ચેક આપ્યો, તે કોઈ બુકમાં મૂકી દીધો, બરાબર? હવે બુક ખોવાઈ ગઈ કે બુક નહીં મળતી અને ચેક નહીં મળતો, અને તને એ ચેક 7 months પછી મળ્યો, 7 મહિના પછી, અને એને પર તારું નામ પણ છે જીત. તો જીત, હું એવું કહી શકું કે યુ આર એ હોલ્ડર રાઈટ નાઉ? ના સર, એની મેચ્યોરિટી ડેટ તો જતી રહી છે પછી યાર, તો હોલ્ડર છે જ નહીં, કારણ કે હવે તને પૈસા મળવાના જ નથી. તો આન્સર શું આવે? બિફોર મેચ્યોરિટી. Before maturity. And last, a check will become stalled after dash months of its date. 3 months. 3 3 months. બેટા, તમને ખબર છે પહેલે કેટલા મહિના હતા? Yes. કેટલા હતા? 6. Yes, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ before it was 6 months. પાકિસ્તાનમાં હજુ પણ 6 મહિના ચાલે છે, અહીંયા 3 મહિના છે. એટલે પેમેન્ટમાં વાર લાગે છે ને. બરાબર છે? બસ આજે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના એમસીક્યુ ડન. વિડિયો રેકોર્ડિંગમાં છે, મૂકી દઈશ યુટ્યુબ પર. एग्जाम ना पहला જોઈને જજો. पार्टनरशिप पैक के एमसीक्यू हो गए हैं, नेगोशिएबल के इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, एक्स्ट्रा पेम्पलेट भी मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है. फुल स्कोर करो. अब इंश्योरेंस कैसे पढ़ना है पहले सुन लो. सबसे पहले तो इंश्योरेंस का बिना स्किप किए वीडियो देखना पड़ेगा. आई नो द हैबिट्स, मुझे पता है, बहुत थियरी है, बेसिक चीजें हैं. आपको लगेगा कि आपको आता है, अगर आपको आता है तो बोलो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा. बोलो आता है, वीडियो लेक्चर खुद कर लोगे? नहीं. तो यू हैव टू लिसन द वीडियो विदाउट एनी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो 18-20 मिनट का वीडियो होता है, 15-20 मिनट तो आराम से निकाल सकते हो पूरे दिन में, बिना स्किप किए देख सकते हो. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर इंश्योरेंस के 12 पेजेस कवर हो जाएंगे. कल वाले वीडियो के साथ इंश्योरेंस के 12 पेजेस कवर हो जाएंगे. फिर मैं प्रिंसिपल्स चालू करूंगा तो पेज नंबर 20 तक खत्म हो जाएगा. और ये वीक में यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट करने वाला हूं. तुमको पढ़ना पड़ेगा, और जो पॉइंट्स बहुत इजी है ना, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख सकते हो, लेकिन मेरी नेचुरल स्पीड ही सार्थक, मेरी नेचुरल स्पीड ही 1.5 है. मैं इतना स्लोली नहीं बोल रहा वीडियो के अंदर, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में देख लेना. लेकिन एक मेन बात सुनो, ये पैम्पलेट है ना, ये पैम्पलेट ब्रांच पे आ गए होंगे इंश्योरेंस के. ये देखो 45 पेजेस का पैम्पलेट है. मैंने है ना सब हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया है. मैं आपको बताऊं, ये देखो दिख रहा है हाईलाइट, दिख रहा है हाईलाइट. ये मैं तुमको पूरा स्कैन कॉपी भेजने वाला हूं कि ये इतना पढ़ के जाना, लेकिन एक बार थोड़ा थरो रीडिंग कर देना प्लीज. इट्स वेरी इजी ऐसे सब्जेक्ट में. और आपको पता है ना, लॉ से ज्यादा तुम्हारे रिटेल बैंकिंग में मार्क आए. ये मैंने रिजल्ट सबके देखे हैं. आरबी बहुत फटाफट खत्म किया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मार्क आए, वो आप देखो. लॉ में बहुत मेहनत करिए, 22-23 मार्क आए, 24 मार्क आए.
लेकिन आरबी में 28 तक मैंने सुना, 28 26 तक पहुंचे। सो इजी सब्जेक्ट है, खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ करवाऊं। डेफिनेटली सब करवाना है, लेकिन आपके एंड से। सुजन આવું ઊંઘતા ઊંઘતા વાંચીશ ને તો બી ચાલશે, પણ વાંચજે ખાલી બસ. નેત્રા, અચ્છા નેત્રા, you are not able to see the insurance product lectures. Contact Vijay sir for this. Okay, sir. जी हाँ, कोई कुछ बोल रहा था. Yes सुजन. આ પેમ્પલેટ તમને જે તમારી પાસે છે અમને ક્યારે મળશે? તમે લેવા જશો તો મળશે. જાઓ, આવી ગયા છે બ્રાન્ચ પર. મેસેજ નહીં આવ્યો? आई गया सर, मड़ी गया हमने टेम्पलेट। મળી ગયા છે સર પહેલા જ સર આ તો પહેલા ઓફલાઈન માં આપી દેતા. ઓફલાઈન Insurance નું મળી ગયું છે, જ આપી સુજાન. દીધેલા. મારે જવું પડશે? હા તો ઓબ્વિયસલી જવું પડશે. તું કહેતો હોય તો હું આવું, એડ્રેસ આલું, આપી જવું. ના 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 ના. डिलीवरी चालू करी। આમાં જમવા આવું હોય તો આવી જાઓ. ના, હું બહારનું હમણાં નહીં ખાતો, મને કોરોનાથી બીક લાગે છે. ઘરે જ આવું છે ને. સર, આ ઘર તો પેલું બીજાનું છે ને. એ IT તારા વાળા ઘરે લોકોને- નહીં કોરોના? હે? તારા ઘરે નહીં કોરોના આવ્યું? એટલે આમ એકદમ ફ્રી, બરાબર, સરસ. આગળ પાછળ નહીં કેસો? સર ને હવે છે ને બીજાનું ના ફાવે. હે ना ना मार पड़े પછી ઘેર ખોટો। પેલા રેકોર્ડિંગ જરા બંધ કર દો ને.